इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। सोनभद्र जिले के ओबरा में बिल्ली मारकुंडी स्थित पत्थर खदान में चट्टान धंसने से हुए हादसे में मलबे के नीचे दबे 4 और शव बरामद जो है वो कर लिए गए। इससे पहले रविवार की रात भी एक शव मिला था। हादसे में मरने वालों की संख्या 5 पहुंच गई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम की ओर से पिछले 40 घंटे में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मलबे के नीचे कुछ अन्य मजदूरों के भी दबे होने की आशंका के मद्देनजर टीम युद्ध स्तर पर चट्टानों को तोड़कर रास्ता बनाना और मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है। राहत कार्यों में सबसे बड़ा अवरोध बन रही चट्टान के हटाए जाने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही मजदूरों की सही संख्या और स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। मलबे से जिन मजदूरों के शव अब निकाल दिए गए हैं उनमें पनारी गांव के कर्मसार टोला निवासी इंद्रजीत यादव, जिनकी उम्र 32 बताई जा रही है, उनके भाई संतोष यादव, जिनकी उम्र 30 बताई जा रही है, कोन के कचरवा निवासी रविंद्र उर्फ नानक और एक अन्य व्यक्ति इसमें शामिल बताया जा रहा है। अर्मेनिया निवासी राजू गौड़ का शव रविवार को उनके भोर में ही बरामद हुआ। आपको बता दें कि अन्य 4 शव रात 11 बजे से 4 बजे के बीच भी बरामद किए गए हैं। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मृतकों के परिजनों को रात में ही घटनास्थल से हटाकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया था। इस हादसे पर डीएम चंद्र विजय सिंह ने कहा कि अभी तक हमने 5 शव बरामद किए हैं। एक और शव मिलने की संभावना यहाँ पर उन्होंने जताई है। उनकी तलाश जो है वो फिलहाल जारी है। 2 लोगों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है जो खदान मालिक हैं। अगर कोई और दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो रायबरेली में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शहर कोतवाली पुलिस ने 20 से अधिक मुकदमों में वांछित चल रहे आरोपी विक्की और सरवर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर चोरी, छिनाटी, मारपीट, लूट और अन्य गंभीर वारदातों के मामले जो है वो यहाँ दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों को लंबे समय से ट्रैक किया जा रहा था और विभिन्न थानों में दर्ज अभियोगियों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई जो है वो की गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक सुरक्षा में भेजकर जेल में रखा गया है। शहर कोतवाली पुलिस ने इस गिरफ्तारी को जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बताया। नागरिकों के लिए यह कदम सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि भविष्य में ऐसी अभियानों को लगातार चलाया जाएगा ताकि अपराधियों को किसी भी सूरत में खुलेआम वारदात करने का मौका न मिले। 8 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत बहराना में मारपीट हुई थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। व 11 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में भेजा गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 16 नवंबर 2025 को घटना से संबंधित नामजद 2 अभियुक्त विक्की उर्फ गुलफाम, पिता का नाम सहवान व सरवर पुत्र गरीब निवासी बहराना, थाना कोतवाली नगर को क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो कानपुर देहात पुलिस ने अवैध पटाखा निर्माण और भंडारण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कई स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें से लगभग 1200 किलोग्राम अवैध पटाखे और निर्माण सामग्री बरामद की गई है। जांच में सामने आया कि आरोपी अपने ही घर में बने गोदाम में अवैध पटाखा फैक्ट्री चला रहे थे। पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में गंधक, पोटका, बारूद और अन्य कच्चा माल भी जब्त किया है। मुख्य आरोपी आयुष गुप्ता छापेमारी के दौरान फरार हो गया है, जिसकी तलाश फिलहाल जारी है। उसकी दुकान और गोदाम से भारी मात्रा में तैयार पटाखों और निर्माण सामग्री मिली है। पुलिस का कहना है कि त्योहारों के दौरान अवैध विस्फोटक सामग्री की सप्लाई रोकने के लिए ये बड़ी सफलता है। मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र के झिंझक कस्बे का बताया जा रहा है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी करने का दावा भी कर रही है। पुलिस द्वारा दीपावली पर्व के पूर्व से ही एक सक्रिय अभियान अवैध पटाखों के भंडारण और निर्माण के विरुद्ध चलाया जा रहा था, जो कि दीपावली पर्व के समाप्त होने के उपरांत भी लगातार जारी था। इसी क्रम में आज मंगलपुर थाना पुलिस को जरिए विश्वसनीय व गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली कि कस्बा झींझक के अंतर्गत कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा पटाखों का अवैध भंडारण और निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा अनेक जगह छापेमारी की गई। तो कस्बा झींझक के रहने वाले आयुष गुप्ता और हर्ष गुप्ता
कि डिस्पोजल क्रॉकरी की दुकान से तथा उसके गोदाम से पुलिस द्वारा करीब 12 कुंटल 1200 किलोग्राम अवैध पटाखे तथा पटाखे निर्माण की अवैध सामग्री बरामद की गई। अभियुक्त मौके से फरार हो गया। इसके द्वारा प्रयोग की जा रही सुजुकी गाड़ी UP 78J E9636 मौके से पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई। मेरी आम नागरिकों से अपील है कि किसी भी प्रकार की अवैध पटाखे विस्फोटक पदार्थ के भंडारण में निर्माण के संबंध में यदि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो तुरंत पुलिस को अवगत कराएं, जिससे समय रहते इस प्रकार के अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। आपकी सुरक्षा का दायित्व पुलिस का है। आपकी खबर आगरा से है, जहां थाना पिनहाट क्षेत्र के गांव खैर डांडा में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद के आरोप में जमकर झगड़ा हुआ है। सूचना के अनुसार झगड़े में मारपीट और हड़कंप मचा। करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ घायलों को हायर सेंटर आगरा रेफर किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया है। अधिकारियों के मुताबिक झगड़े में फायरिंग नहीं हुई और दोनों पक्षों में हुई मारपीट के मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ये जमीनी विवाद बीते दिनों से दोनों पक्षों के बीच चल रहा था और हाल ही में यह विवाद भड़क गया। आगरा में जमीनी विवाद के कारण झगड़ा जो है वो देखने को मिला। तो यूपी के आगरा में एसआईआर प्रक्रिया का अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इंडिया वॉइस से खास बातचीत में आगरा के डीएम अरविंद मल्लप्पा ने बताया कि जिले की 9 विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से एसआईआर फॉर्म भरवा रहे हैं। प्रत्येक मतदाता का फॉर्म को 2 कॉपियां जो हैं वो की जा रही हैं। उनमें उनका मूल डेटा और आवश्यक जानकारियां भरनी होंगी। डीएम ने अपील की है कि सभी नागरिक समय पर फॉर्म जमा करें ताकि वोटर लिस्ट से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके। नाम जुड़वाने, सुधार करवाने या अन्य मुद्दों को लेकर सीधे बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है। अभियान को सफल बनाने के लिए 3600 से अधिक बीएलओ तैनात कर दिए गए हैं। आगरा जिले के 36 लाख से अधिक मतदाताओं तक ये फॉर्म पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य मतदाता सूची को लेकर सटीक और अध्ययन बनाना। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर लागू हो गई है और उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें तो आगरा में 9 विधानसभा है। 9 विधानसभा पर जो बीएलओ हैं, बीएलओ हर एक मतदाता के पास फॉर्म लेकर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जिलाधिकारी आगरा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ पूरी जानकारी है ये एसआईआर को लेकर? एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है पहले भी हुआ था, अब आज के टाइम पे भी हमारे पूरा प्रदेश में और ज़िले में लागू है। ये एसआईआर 28/10/2025 से शुरुआत हुई थी, मगर जो घर टू घर सर्वे का जो समय पीरियड है वो 4 नवंबर 2025 से लेकर 4 दिसंबर 2025 तक है। उसके बाद ड्राफ्ट रूल पब्लिकेशन 9 दिसंबर 2025 को होगा। उसके बाद फिर जो 9 दिसंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026 में क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का भी पीरियड होगा। किसी को आपत्ति हो, नाम जुड़वाने हो, वो भी समय रहेगा। उसके बाद 8 जनवरी 2026 के बाद फाइनल पब्लिकेशन 7 फरवरी 2026 में होगा। इसमें बेसिकली ये जो हाउस टू हाउस सर्वे में बीएलओ घर घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म या गणना प्रपत्र 2 कॉपी में उपलब्ध कराएगा। एक कॉपी आपको भर के उनके पास रखना है, इलेक्टर को या वोटर को, और एक कॉपी बीएलओ को देना है। जो हमारे आज के टाइम पे 36 लाख वोटर्स हैं। जो वोटर है सबको दो प्रति में फॉर्म मिलेगा। सभी से अपील है को फॉर्म भर के दे दे। किसी को क्योंकि इसमें 2003 का भी एसआईआर हुआ था, उसका डाटा भरना है। वो डाटा voter.ece.gov.in पे जाएंगे, उसमें उस वेबसाइट पे जाएंगे तो एसआईआर विंडो पे जाके आप डाटा ले सकते हैं। किसी कारणवश वो डाटा लिख नहीं पा रहे हैं गणना प्रपत्र पे, या जो आपके पास उपलब्ध सूचना है वो भर के साइन करके बीएलओ को दे दे और नया फोटो दे दे। हमको समस्या ये आ रही है कि कुछ लोग फॉर्म भर के नहीं दे रहा या तो फोटो नहीं दे रहा। सबसे अपील है कि वो एन्यूमरेशन फॉर्म गणना प्रपत्र भर के बीएलओ को और नए फोटो के साथ दे दे, ताकि आपका नाम जो 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा नाम छपेगा। जो भर के हस्ताक्षर करके देगा उन्हीं का नाम छपेगा, जो भर के नहीं देगा उनका नाम नहीं छपेगा। मगर फिर भी उनके लिए जो किसी कारण से नहीं भर पाया तो उनके लिए 9 दिसंबर 2025 से लेके 8 जनवरी 2026 में क्लेम्स ऑब्जेक्शन पीरियड में भी अपना जो भी समाधान कर सकता है।
सर 2022 और 24 के चुनाव की बात कर रहे हैं, जो मतदाता थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि अभी उनके पास जो बीएलओ हैं, बीएलओ फॉर्म लेकर नहीं पहुंचे। जैसे कि घर में 4 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, लेकिन फॉर्म उनके पास तकरीबन 1-2 पहुंचे हैं, तो उनका क्या प्रोसेस रहेगा? नहीं, देखिए, आज के टाइम पे हम मान के चलिए, अगर सभी का फॉर्म जो बूथ में जो वोटर लिस्ट में नाम है, उन सबको फॉर्म दिया जा रहा है। अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम है तो उनको फॉर्म, एनुमरेशन फॉर्म, गणना प्रपत्र मिलेगा। और किसी कारणवश उनको नहीं मिल पा रहा तो वो voter.eci.gov.in पे ऑनलाइन भी भर सकता है। भरने का ऑनलाइन का ऑप्शन भी है। और इसके अतिरिक्त जो हमारी 1950 एक कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम का भी ये जो टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है, जिससे वो अपना टोल फ्री नंबर से बात करके अपना समाधान कर सकता है। इसके अतिरिक्त बुक ए कॉल का भी एक ऑप्शन है। बुक ए कॉल का ऑप्शन मतलब कि कोई व्यक्ति बीएलओ के अपने साथ है ना कॉल बुक कर सकता है। कॉल बुक करने का ये है कि वो ऐप पे जाके या साइट पे जाके अपने बीएलओ जो भाग संख्या सेलेक्ट करेगा, तो बीएलओ के अगर बुक के कॉल बुक करेगा तो उनको कॉल बुक होगा, तो बीएलओ स्वयं जिसने भी कॉल बुक किया है उनको कॉल जाएगा। इसके अतिरिक्त जितना भी बीएलओ है उनका भाग संख्या और नामवाइज हम अपना जो भी है सूचना है, ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ट्विटर है, उस पर भी हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि उस पर भी संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे एक कंट्रोल रूम है बना हुआ है, उसमें भी वो कंट्रोल रूम पे भी अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। 05622250 मैं फिर से रिपीट करूँगा, 05622250 इसमें भी कंट्रोल रूम पे भी सूचना ले सकता है। वही सर, नए वोटरों के लिए क्या प्रोसेस है, क्योंकि एसआईआर लागू हुई, जो पहले जो मतदाता हैं उनके फॉर्म घर पहुंच रहे हैं बीएलओ के द्वारा। जो नया वोटर है वो मतदाता बनना चाहता है, उसका क्या प्रोसेस है? नहीं, वो भी फॉर्म 6 के साथ है ना, जो नया वोटर है एक अर्हता तिथि 1/1/26 के आधार पर जो नए वोटर भी अपना फॉर्म 6 भर के दे सकता है डिक्लेरेशन। उसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी उनको देना पड़ेगा। देखिए, ये हमारे साथ जिलाधिकारी आगरा अरविंद मलप्पा थे। इनका साफ तौर से कहना है, जिस तरीके से बिहार में एसआईआर लागू हुई, उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर लागू हो गई है, और जो आगरा में 9 विधानसभा हैं, वहाँ 36 लाख वोटर हैं। बीएलओ हर एक घर पर जो मतदाता हैं उनके पास जाकर जो फॉर्म है उनको दे रहे हैं। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। तो बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार पर पप्पू यादव, जो सांसद हैं पूर्णिया के, ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन हारा नहीं बल्कि हराया गया है। उन्होंने कहा था कि एनडीए की 128 सीटों पर उतरे वोट हासिल किए जाए जितने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जोड़ दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 22 लाख वोट बीजेपी ने जोड़े हैं और इनमें ज्यादातर एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वोटर शामिल हैं। पप्पू यादव ने दावा किया है कि 14 लाख नाम फर्जी हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है और कहा है कि लोकतंत्र के आत्मा को यहाँ पर खतरा है। पप्पू यादव ने एसआईआर पर यहां पर कई सारे गंभीर आरोप जो उठाए वो आपको एक बार सुनाते हैं। 128 सीटों पर उतने से जीते एनडीए गठबंधन जितना एसआईआर किया गया, हमारे वोट को काटा गया और बाद में 21 लाख के लगभग 22 लाख के लगभग वोट अपना बीजेपी ने जोड़ा। 27 वोट से लेके 11,000 के अंदर 128 सीट जीती है और 49,000 से 19,000 तक नाम काटे गए हैं और वो माइनॉरिटीज़ के हैं, जादव के हैं, एससी एसटी के हैं, ईबीसी के। 60% माइनॉरिटीज़ के वोट। और उसके बाद लगभग 21 लाख नाम फर्जी हैं, 14 लाख, और 3 लाख नाम एड ऑन हुआ वोटर के थे। कोई चेकिंग नहीं हुई। छह तारीख को हर लोगों के अकाउंट में पैसे गए, तो हम हारे नहीं हैं, हराए गए। पूरी
तो मुरादाबाद के मुंडापांडे थाना क्षेत्र स्थित दलतपुर नेशनल हाईवे ओवरब्रिज पुल के नीचे दो युवकों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया। हैरानी की बात यह है कि पूरी घटना पुलिस जीप के सामने होती रही, लेकिन पुलिसकर्मियों ने जीप से उतरकर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मारपीट का वीडियो मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद मामला काफी तेजी से चर्चा में आ गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों युवक एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस जीप के सामने भी मारपीट जारी रही। दबंग युवकों को पुलिस का कोई भय नजर नहीं आया। काफी देर तक जब पुलिसकर्मी जीप से नहीं उतरे तो खुद मारपीट करने वाले युवक ही पुलिस जीप के पास जाकर अपनी बात कहने लगे। इससे पुलिस की गंभीर लापरवाही और निगरानी व्यवस्था पर कहीं न कहीं सवाल जो हैं वो अब खड़े हो रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार चुनाव परिणाम को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव लोकतंत्र पर सीधा हमला है और पैसे के बल पर लोकतंत्र को खरीदा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा चुनावी घोषित किए जाने और आचार संहिता लागू होने के बावजूद महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालना आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रसाद ने कहा कि चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जो लोकतांत्रिक प्रणाली के गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसी घटनाक्रम देश के लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। बिहार का चुनाव लोकतंत्र पर यह हमला है। लोकतंत्र को पैसे के बल पर खरीदा गया है। एक तरफ चुनाव आयोग चुनाव घोषित करता है, प्रदेश में आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता के रहते और चलते कोई भी सरकार, कोई भी नेता किसी पार्टी का न कोई घोषणा कर सकता है, न उद्घाटन कर सकता है, न शिलान्यास कर सकता है, न कोई घोषणा कर सकता है। लेकिन 10-10 हजार रुपए का सौगात महिलाओं के खाते में जाता है। इससे बड़ा चुनाव आयोग का जो आचार संहिता है, जिसका हम लोग पालन करते हैं, इसका सरासर उल्लंघन है। इस पर चुनाव आयोग नहीं बोले, उनकी तरफ से कोई रोक छेक नहीं हुआ। और दूसरे राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर चुनाव घोषित हो चुका है। इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। लेकिन ये क्या हो रहा है? आज अफसोस है कि आज चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार से मिला हुआ है और जिसका नतीजा है बिहार का चुनाव, जिसका चुनाव एक तरफा हुआ है और लाखों लाख वोट काटे गए हैं। जिस एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में, माननीय राहुल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने लोकसभा में आवाज उठाया था और सदन के बाहर चुनाव आयोग से इस बात को करने का, फरियाद करने का हम लोग लामबंद होकर गए थे। चुनाव आयोग ने कोई सुनवाई नहीं की। तो चुनाव आयोग मौन है। ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग, आज क्या हो रहा है? आरक्षण खत्म हो गया है। सरकारी नौकरियों में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में कहीं पर कोई शेड्यूल कास्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाएगा। पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं। ये अन्याय है, अत्याचार है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज चर्चा भी होगी और हम संकल्प करेंगे ऐसी सरकार जिसके रहते चलते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान पर कुठाराघात है, संविधान खत्म किया जा रहा है, अत्याचार दलितों पर हो रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उनको हक हिस्सा नहीं मिल रहा है। इन सारी मुद्दों पर चर्चा। मुरादाबाद सपा सांसद रुचि वीरा ने मीडिया से बातचीत कर आपको बता दें कि अकाल हत्याकांड और बिहार चुनाव सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरी बिरादरी या समाज को दोषी ठहराना गलत है। उन्होंने वीएचपी नेताओं के डॉक्टर नेम प्लेट वाले विवाद पर भी बयान को समाज में तोड़ने वाले
करार कर दिया है और कहा है कि सरकार को ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बिहार चुनाव के नतीजों और लालू यादव परिवार के विवाद पर उन्होंने कहा कि पारिवारिक मामला है और सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सदन में 200 सांसदों ने बिहार में जल्दबाजी से कराई जा रही एसआईआर प्रक्रिया का विरोध किया था, जो नतीजों का कारण बनी है। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष रखने और दोबारा चुनाव करवाने की अपील की है। अखखाल हत्याकांड के आरोपियों पर मुकदमे वापस लेने पर रुचि वीरा ने कहा कि ये एक दुखद घटना है। उन्होंने चेताया है कि अगर सरकार ऐसे मामलों में मुकदमा वापस करती है तो ये अपराधियों को बढ़ावा देगा और पीड़ितों को हताशा देगा। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताया कि समाज के सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यकता पर जोर दी जाए। किसी भी कम्युनिटी में एक व्यक्ति अगर गलत हो तो उसकी सजा या पूरी उसकी मतलब कम्युनिटी को बदनाम न किया जाए। कहीं भी कोई भी किसी भी धर्म में किसी भी मजहब में बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं। अगर एक आध कोई उसमें दोषी भी है या वो गलत भी है तो उसे पूरे सोसाइटी को या पूरे मतलब समाज को या पूरी बिरादरी को या पूरी एक कम्युनिटी को उसके लिए दोषी न बनाया जाए। और इस तरह की चीज़ों को सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि सौहार्द बनाने के लिए क्या किया जा सकता है उसकी कोशिश होनी चाहिए। जो इस तरह के बयान दे रहे हैं वो देश को समाज को तोड़ना चाहते हैं, ना कि जोड़ना। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ की है। पुलिस की गोली लगने में अमन वीला और गोविंद गंभीर रूप से घायल हो गए। ये दोनों आरोपी जिले में जानी मानी जेब कतरे हैं। मुठभेड़ के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने इस दौरान फायर हुए उनके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया। घायल अमन वीला पर 15 और गोविंद पर 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें लूट, डकैती और चोरी जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के कब्जे से 12,000 नगद, 2 तमंचे, 315 बोर और 2 खोखा कारतूस, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए खुर्जा को सूरजमल जटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये मुठभेड़ खुर्जा नगर क्षेत्र के कसेरू गेट पर हुई थी। पुलिस ने कहा है कि यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम के रूप में देखी जाए और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने का संदेश है। तो बिहार चुनाव परिणाम की पृष्ठभूमि में गोभी की खेती को मंजूरी से संबंधित असम के मंत्री अशोक सिंघल की टिप्पणी से विवाद उत्पन्न हो गया और विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह मामला भागलपुर में मुसलमानों की हत्या महिमा मंडन है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रविवार को निंदा करते हुए कहा कि ना तो हिंदू आस्था और ना ही राष्ट्रवाद ऐसी नरसंहारों को उचित ठहराएगा और उनका समर्थन देगा। उनका सराहना भी कोई नहीं करेगा, यहाँ तक कि ये तो दूर की बात है। विधानसभा चुनाव में राजग की जीत के बाद सिंघल ने शुक्रवार को एक्स पर एक फूलगोभी के खेत की तस्वीर पोस्ट की थी। बिहार ने गोभी की खेती को मंजूरी दे दी है। इस पर कई लोगों ने ऑनलाइन कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि फूलगोभी की ये तस्वीर बिहार के भागलपुर में और एक तौर पर संबंध है, जिसमें कई मुसलमानों को मार डाला था। उन्हें खेत में दफना दिया गया था, जहां बाद में शव छिपाने के लिए फूलगोभी के पौधे लगा दिए गए थे। सिंघल की पोस्ट पर जवाब देते हुए एक कैबिनेट मंत्री एक चुनाव जीत का जश्न मनाने के लिए 116 मुसलमानों के नरसंहार का महिमा मंडन कर रहे हैं। उन्होंने थरूर को टैग करते हुए सवाल किया है कि क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुछ प्रभावशाली हिंदू नेताओं से बिहारी मुसलमानों के खिलाफ किए गए सबसे बड़े नरसंहार में से एक की निंदा करवा सकते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार को पोस्ट कर कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ना तो हिंदू धर्म और ना ही राष्ट्रवाद ऐसे नरसंहारों को उचित ठहराता है या उनका समर्थन करता है। थरूर ने कहा कि मैं कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर नहीं हूं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।